हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो हिस्ट्री है ना, 12वीं कक्षा का जो इतिहास है, उसका जो सबसे अंतिम चैप्टर है, 15वां चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। इस चैप्टर को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे चैप्टर को इसी एक वीडियो में हम लोग पूरा समाप्त करने वाले हैं। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि भारत का जो संविधान है, इसको बनाने में किन किन लोगों का सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान रहा, और भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो थे, उनके सामने संविधान के निर्माण को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां आया है ना, और किस तरह से समाधान निकाला गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, चूंकि संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है। देखिए, ये संविधान क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि संविधान जो है ना, एक किताब है, नियमों का किताब है, कानूनों का किताब है, जिससे देश चलता है, तो आप लोगों को अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपकी मम्मी है जो घर में ये नियम बनाती है कि आपको 6 बजे उठना है, 10 बजे प्रत्येक दिन आपको विद्यालय जाना है, सुबह में आपको 2 चॉकलेट मिलेगा, शाम में आपको 2 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है। ये जो नियम आपकी मम्मी ने बनाया है घर के लिए, है ना, आप सबके लिए, तो ये एक घर का संविधान हो गया आपका, है ना। ये घर का संविधान हुआ, उसके दायरे में आपको चलना है, काम करना है। लेकिन अगर आप 2 चॉकलेट के जगह पर 4 चॉकलेट ले लिए, जिद करने लगे, तो ये एक तरह से क्या हुआ कि आप संविधान का जो नियम है उनको आप तोड़ रहे हैं, तो ये एक अपराध किए, तो उसके लिए आपको सजा मिलेगा। बस इसी तरह से जो आपकी मम्मी ने घर को चलाने के लिए एक छोटा सा संविधान बनाया आपके लिए इस तरह का, तो इसी तरह से ये जो पूरा भारत देश है ना, इसको चलाने के लिए एक संविधान है ना, चलाने के लिए भी संविधान बनाया गया है। और वह संविधान में है ना, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे कानूनों का वर्णन किया गया है। और उस संविधान के अंदर ये बताया गया है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। और भारतीय संविधान जिन चीज़ों की मनाही किया है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर वो काम आप अगर कर रहे हैं तो वो अपराध है, और कौन है ना, और उस अपराध के लिए जो है सजा की भी व्यवस्था की गई है, जो कोर्ट कचहरी के माध्यम से है ना आपको सजा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि संविधान जो है ना, एक किताब है जिसमें देश को चलाने का नियम, कानून और अधिकार और लोगों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो कहोगे सर, ये संविधान जो है इससे हमें क्या फायदा है। देखिए, ये संविधान ही है जिसके वजह से भारत देश में रहने वाला एक राजा और एक रिक्शा वाला दोनों बराबर है ना। और ये संविधान ही है जो आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, और ये संविधान ही है जो भारत देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, कि भारत देश में कोई भी धर्म के लोग को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का पालन करे और अपने तरीके से जो है धर्म का प्रचार प्रसार वो अपना करे। जिस धर्म को मानने का है आप अपने धर्म को मानिए। इसके अलावे जो है सबको समान अवसर दिया जाता है। और आप सुने होंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब अधिकार जो है हम लोगों को जो मिलता है वो संविधान ही देता है। और आपके साथ अगर कोई अन्याय करता है तो हम लोग न्याय के लिए जो कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाते हैं। ये अधिकार भी हमें है ना संविधान ही देता है। और भारत देश की जो शासन की कुर्सी है उस पर कौन विराजमान होगा, कौन शासन करेगा, उसको चुनने का अधिकार जो हम लोगों को मिला है ना, कि एक वोट का अधिकार, ये अधिकार भी हमें संविधान ही देता है। क्लियर। तो संविधान जो है ना हमें बहुत सारे अधिकार देता है और एक सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा वो अधिकार देता है हम लोगों को। ठीक है। लेकिन ये जो संविधान है ना, भारत देश का इतना खूबसूरत संविधान है ना, इसको बनाने का शुरुआत कैसे हुआ, कब इसके लिए है ना संविधान सभा का गठन हुआ, कौन कौन सी चुनौतियां आई, ये अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत देश में जो है ना संविधान जिसने बनाया
उसका नाम था संविधान सभा। अब यहाँ पर यह प्रश्न आएगा कि ये जो भारत देश का संविधान जो बनाया जिसने, उसका नाम था संविधान सभा। लेकिन ये संविधान सभा का जो गठन है किसके तहत हुआ, किस तरह हुआ? देखो, भारत जो है ना में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंग्रेजों को 42 की क्रांति के बाद से ही एकदम पूरा आभास हो गया था कि अब हमारा जो है ना यहाँ पर शासन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए जो अंग्रेज थे ना वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक योजना बनाई थी, और उस योजना का ही नाम था कैबिनेट मिशन योजना। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। यह जो कैबिनेट मिशन योजना था ये ब्रिटेन का था योजना, ठीक है, इंग्लैंड का योजना था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारत देश के अंदर आना और जो है भारत देश के लोगों को संविधान बनाने की अनुमति देना। यह कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था कि भारत के अंदर आना है और जो भारत के लोग हैं उसको अपने देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति देना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है ना, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप सभी भारतवासी जो है ना मिल करके एक संविधान सभा का गठन कीजिए और अपने देश के लिए आप संविधान का निर्माण करिए। तो इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा जिन्होंने संविधान बनाने का कार्य किया, इसका जो गठन है किस योजना के तहत हुआ था, तो याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, है ना। और इस कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? भारत देश के लोगों को संविधान बनाने की अनुमति देना और भारत देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम लीग पार्टी था इनके बीच जो मतभेद था उन मतभेदों को दूर करना, है ना, ये भी इनका काम था, ये उद्देश्य था, ठीक है। अब ये जो संविधान सभा गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हो गया। और ये गठन हुआ कब, ये डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1946 में जो है संविधान सभा का गठन करा लिया गया। और संविधान सभा में जो है टोटल मेंबर 389 मेंबर चुनकर पूरे भारत देश से आते हैं, ठीक है। 389 मेंबर जो है पूरे भारत देश से संविधान सभा के अंदर चुनकर आते हैं, है ना। हर क्षेत्र से, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, है ना, से जो है मेंबर यहाँ पर चुनकर आते हैं। और संविधान सभा जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उसमें पूरे भारत से 389 सदस्य चुनकर आते हैं। अब आपको जहन में चल रहा होगा कि ये 389 सदस्य किस आधार पर चुना गया। देखो, कैबिनेट मिशन योजना ने ही, है ना, अनुमति दिया था कि आप संविधान सभा का गठन करिए। तो इन्होंने ही ये तय कर दिया था कि 10 लाख लोगों पर जो है एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और वो संविधान सभा के अंदर आएगा और अपने क्षेत्र और अपने इलाके का जो आवाज है, जो समस्याएं हैं, है ना, उसको बुलंद करेगा, ठीक है। तो इसलिए 10 लाख लोगों पर जो है एक सदस्य चुनने का प्रावधान था। तो इस हिसाब से जो है उस समय पूरे भारत से 389 सदस्य जो है चुन करके संविधान सभा के अंदर आते। और यही 389 सदस्य था जिनके ऊपर इस बात, है ना, जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको संविधान का निर्माण करना है ना, आपको संविधान का निर्माण करना है। उसके ऊपर भी ये पूरी बात की जिम्मेदारी दी गई थी, है ना। 389 यानी 389 मेंबर टोटल थे। और इस 389 मेंबर जो चुन करके आए थे, है ना, 389 मेंबर जो चुन कर आए थे, तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन ने ही ये तय कर दिया था कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुनकर आएगा। तो इस तरह से टोटल 389 सदस्य जो है वो पूरे भारत से चुनकर आते। अब यही 389 सदस्य थे जिनके ऊपर जो है जिम्मेदारी दी गई थी। किस चीज की जिम्मेदारी दी गई? कि ये भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, ये 389 व्यक्ति। और एक बार आप यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 389 व्यक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बड़े बड़े चेहरा थे, वो सारे इसमें सदस्य थे और शामिल थे। लेकिन गांधी जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। पूछ सकता है एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये जो 389 जो सदस्य चुने गए थे, इसमें महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे।
अब ये 389 जो सदस्य चुने गए थे, इनमें से 296 सदस्य जो है वो अंग्रेजी भारत से चुने गए थे। अंग्रेजी भारत का मतलब हुआ कि भारत के जो अधिकांश हिस्सा था उस पर यहाँ है ना, वो हिस्सा जहां पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेजों का शासन था, उसको हम लोग अंग्रेजी भारत कहते हैं। और पूरे अंग्रेजी भारत से कुल 296 मेंबर जो है चुनकर आते हैं। और जो देसी भारत था, देसी भारत का मतलब हुआ कि जो राजा रजवाड़ थे ना देश में, है ना, बहुत सारा ऐसा एरिया था जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, वो किसी ना है ना छोटे छोटे क्षेत्र था और उसमें अलग अलग राजा जो है वहां पर शासन करते थे, उसको देसी भारत कहा गया। और देसी भारत से कुल 93 सदस्य चुनकर आते। अब इसकी कहानी ध्यान से समझिएगा। इन 389 में से 296 अंग्रेजी भारत से और 93 जो है वो देसी भारत से आया। अंग्रेजी भारत का मतलब भारत का वो हिस्सा जहां पर अंग्रेजों का शासन था, और देसी भारत का मतलब हुआ भारत का वो हिस्सा जहां पर अपने देश के ही राजा रजवाड़ के द्वारा शासन हो रहा था। तो अंग्रेजी भारत से 296 और देसी भारत से टोटल 93 सदस्य आते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो कुल सदस्य जो है वो 389 होता है। लेकिन ये जो 296 सदस्य चुने गए थे ये निर्वाचित होकर आए थे, माना ये जो है चुनकर आए थे। अब किसके द्वारा चुने गए थे, है ना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित का मतलब ये चुने गए थे, लोगों के द्वारा चुने गए थे। अब सवाल यहां होता है क्या जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए थे, तो आंसर होगा कि नहीं। ये जो 296 सदस्य थे ये निर्वाचित हुए थे लेकिन सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, ये प्रांतीय विधानसभा के विधायकों के द्वारा चुने गए थे। मतलब जो उस समय प्रांत हुआ करता था, जो राज्य हुआ करता था, वहां पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस विधानसभा के चुनाव में जो विधायक चुनकर गए थे उन विधायकों ने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। बात समझ में नहीं आया? जैसे समझिए, जैसे अपने अगर आपका घर किसी पंचायत में आता है तो वहां पर मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें जनता वोट करती है, तो वो हुआ प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है मुखिया का यानी प्रधान का चुनाव में जो है वोट गिराता है और प्रधान का चुनाव करता है, मुखिया का चुनाव करता है। लेकिन पंचायत के अंदर में जो उप मुखिया बनता है उसको जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। तो फिर कैसे उप मुखिया बनता है? जनता जो है वह हर वार्ड से, मतलब एक पंचायत के अंदर में कई वार्ड होता है और हर वार्ड से जो है एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है और वार्ड सदस्य का चुनाव जो है जनता अपने मत से करती है और फिर जो ये वार्ड सदस्य चुना जाता है और फिर यही वार्ड सदस्य मिलकर जो है ना, वार्ड सदस्य मिलकर जो है उप मुखिया को है ना चुनता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जनता ने चुना वार्ड सदस्य को यानी मेंबर को और वार्ड सदस्य चुनता है किसको? उप मुखिया को। तो जनता जिसको डायरेक्ट चुनता है वो प्रत्यक्ष हुआ, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और जनता के द्वारा जो व्यक्ति को चुना जाता है वह अगर किसी को चुने तो वो अप्रत्यक्ष होता है। यानी ये जो यहां पर जो 296 जो सदस्य जो है जो निर्वाचित होकर के आए थे, चुनकर आए थे, इसको जनता ने सीधा नहीं चुना था। जनता ने पहले चुना था विधानसभा के सदस्य को और विधानसभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने मिलकर के चुना था संविधान सभा के सदस्य को। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि संविधान सभा के अंदर जो 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे ये डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे। जनता ने विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के विधायकों को चुना था और वे जो विधानसभा के विधायक थे उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का है ना चुनाव हुआ था। तो आप यहां एक बात और है कि जो प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ, मतलब संविधान सभा के अंदर जो 296 लोग चुनकर आए तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव से आए। अप्रत्यक्ष मतलब हुआ कि जनता के डायरेक्ट वोट से नहीं आया, जनता ने किसी और को जिताया, उसने जो है कि वोट देकर के संविधान सभा के सदस्यों को चुना, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष है ना कहेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो है ये जो 296 सदस्य चुनकर आए थे, इस चुनाव के अंदर में ये जो चुनाव हुआ था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भी हुआ था, है ना। क्या होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? जैसे मुस्लिम लोग जो थे तो उसका ये था उसमें कि मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा और जितने भी मुसलमान हैं वो उसी को वोट करेगा, ताकि जो ये 1909 से ही नियम था, है ना,
ताकि विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि वहां रहे। मना नहीं होता कि कोई धर्म का लोग है, कोई जात का लोग है ना, तो अलग अलग निर्वाचन होगा तो उसमें सब लोग अपना जात धर्म को वोट देगा, अपना अपना सदस्य को चुनेगा, तो उसकी भी प्रतिभागी विधानसभा के अंदर होगा। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ कि इस चुनाव में इस बात का ध्यान रखा गया कि इस तरह से चुनाव हो, इस तरह से सदस्य चुने जाए ताकि सारे जाति धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा के अंदर हो, ताकि संविधान में नियम कानून को लेकर के जो वाद विवाद होगा वहां पर हर धर्म जाति संप्रदाय क्षेत्र के लोग अपने आवाज को बुलंद कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावे जो 93 सदस्य थे ये देसी भारत से थे, इसका निर्वाचन नहीं हुआ था, इसका चुनाव नहीं हुआ था, इसको जो राजा रजवार लोग थे उन लोगों ने ही मान लिया था, मतलब मनोनीत किया था। तो इतना बातें क्लियर हो गया कि कुल सदस्य जो है 389 थे, 10-10 लाख पर जो है एक एक प्रतिनिधि चुनकर आए थे। पूरे भारत से 389 व्यक्ति चुनकर आए थे, जिसके है ना कंधों पर भारत के संविधान बनाने की जिम्मेवारी था। और इसमें से 296 सदस्य जो है अंग्रेजी भारत से निर्वाचित होकर आए थे, है ना, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए थे। क्लियर? और जो 93 सदस्य थे वो देसी भारत से मनोनीत होकर आए थे। लेकिन आप कहोगे कि सर कहीं कहीं पर तो मिलता है कि संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। जी, 299 सदस्य जो आप पढ़ते हैं ये भी सही है, क्योंकि ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था ये 1946 के अंदर होता है। और 1946 में जो वर्तमान समय का पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो ये क्षेत्र उस समय और जो प्रेजेंट टाइम का भारत है ये पूरे को मिलाकर के 389 सदस्य चुने गए थे। लेकिन जब पाकिस्तान का मांग हुआ और जो मुस्लिम लीग जो है वो इस संविधान सभा का बहिष्कार करता है और जो है पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करता है, और फिर 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तो बहुत सारे सदस्य जो है उधर चले जाते हैं। तो 389 में तब जो है इधर भारतीय संविधान सभा में जो है 299 सदस्य जो है वो बच जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है ये जो 296 सदस्य जो कि अंग्रेजी भारत से चुन करके आए थे, 296 सदस्य, इनमें से कौन कौन से पार्टी के कितने मेंबर जीत कर आए थे, है ना, कितने मेंबर, यानी संविधान सभा के अंदर में जो 296 चुनाव में जो जीत कर आए थे कौन कौन पार्टी से कितने मेंबर जीत कर आए थे। आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने 208 सीट जीता था, मतलब 208 सदस्य थे इसके। और जो मुस्लिम लीग था, ML मुस्लिम लीग पार्टी था, इन्होंने टोटल 73 सीट जो है इसका था, और इसके बाद जो अदर थे वो 15 सीट लाया था। ठीक है, तो 208 सीट कांग्रेस ने प्राप्त किया था, मुस्लिम लीग ने 73 सीट प्राप्त किया था, और अदर जो है उन्होंने 15 सीट प्राप्त किया था। और ये जो 208 सीट कांग्रेस ने प्राप्त किया था, तो इस तरह से समझिए कि ये तकरीबन 82% जो है कांग्रेस, उस संविधान सभा का 82% सदस्य जो है केवल कांग्रेस के ही थे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कांग्रेसों की बढ़ चढ़ करके भूमिका रहा, और इस संविधान सभा जो संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ उसके अंदर भी कांग्रेस के सदस्य तकरीबन 82% थे। 208 सदस्य कांग्रेस के थे। अगर आपसे पूछे कि कितने महिला सदस्य जीत कर आए थे, तो कुल 15 जो है महिला सदस्य भी जीती थी, ताकि संविधान के अंदर में महिला के अधिकारों की जब बात उठे तो वहां पर महिला सदस्य जो होगा वो महिला के अधिकारों की आवाज को बुलंद करे। जिस तरह से जब संविधान सभा के अंदर हुआ भी कि जब महिलाओं के अधिकार की बात हुआ, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हंसा मेहता है, इन्होंने जो है महिला के अधिकार की बात को रखा था। तो महिला सदस्य जो है 15 जीत कर आए थे, जिनमें से एक सरोजनी नायडू थी, एक हंसा मेहता और एक दुर्गाबाई, है ना। ये 2-3 में यहां नाम लिख दिया हूं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब तो सदस्यों का चुनाव हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया कि 389 सदस्य कुल जीते हैं, और इन्हीं 389 सदस्य ने मिलकर के संविधान सभा का निर्माण करना है। अब यह था कि ये 389 सदस्य कहां बैठेंगे, तो इसके लिए तय किया गया, दिल्ली में एक जगह तय किया गया कि वहां पर बैठेंगे, और जो है वहीं पर जो है बैठ करके इस पर बात विचार होगा। तो 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा का पहला बैठक होता है ना। ये 9 दिसंबर 1946 को ये जो संविधान सभा का, ध्यान रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक होता है ना। संविधान सभा के पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है, दिल्ली के अंदर में होता है। और ये संविधान सभा का बैठक हुआ, जब यहां पर सदस्य आए, अब यह था कि इसमें किसको अध्यक्ष बनाया जाए, है ना। मान लीजिए कि ये घर है, ये हॉल है, इसके अंदर में सारे सदस्य बैठ गए। अब ये एक चेयर है जिसको हेड बनाना है, अध्यक्ष बनाना है ना। तो ये किसको बनाया जाए, है ना। तो उस समय कुछ तय नहीं था, इसलिए उस हॉल में जितने सदस्य उपस्थित थे उस दिन पहले बैठक में, कुल सदस्य 210 आए थे। तो उन 210 सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया था। कैसा अध्यक्ष? वो अस्थायी अध्यक्ष, मतलब जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये अध्यक्षता संविधान सभा का करेंगे। और ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में कुल 210 सदस्य उपस्थित हुए थे। अब आपका एक प्रश्न यहां होगा कि 389 सदस्य चुने गए थे संविधान बनाने के लिए, तो फिर संविधान सभा में इस पहली बैठक में 200 सदस्य आए, 189 सदस्य नहीं आए, ये कहां चले गए, ये क्यों नहीं आए? ध्यान से सुनिएगा। पहला बात यह था कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी जिन्हें 73 सीट मिला था, उसके दिमाग में एक कीड़ा पला हुआ था पाकिस्तान का। इसलिए मुस्लिम लीग पार्टी ने पहला संविधान सभा का जो है विरोध कर दिया और वो इसमें आए ही नहीं, बहिष्कार कर दिया। और जो है एक अलग देश पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग कर दिया, तो वो इस बैठक में आए ही नहीं। इसके अलावे जो देसी रियासत थे, जो देसी भारत थे जहां राजा रजवाड़ों का है ना था, तो उन लोगों को यह कहा गया था, है ना, मतलब वो लोग क्लियर ही नहीं थे किसी बात को लेकर के, इसलिए उनके भी सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं हो सके। इसीलिए पहली बैठक में जो है कुल 210 सदस्य ही थे। तो अब 179 सदस्य एब्सेंट है। और जो संविधान सभा के अंदर में जो सेकेंड नंबर में ये मुस्लिम लीग 73 सीट वाला है, यही नहीं आया था। इसीलिए जो अंग्रेज था ना चर्चिल, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था, मतलब एक मजाक किया, मजाक उड़ाया था, मजाक के लहजे में कहा था कि ये जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक के बारे में कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है, मतलब एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसमें दुल्हन ही नहीं है। तो उन्होंने जो है ना एक तरह से भारत के इस संविधान सभा का जो है उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था, टिप्पणी किया था। तो क्या सर मुस्लिम लीग नहीं आए, बहिष्कार किया, तो क्या कांग्रेस के जो सदस्य थे क्या उन सब में भी यूनिटी थी? एक बात और जानिए, संविधान सभा के अंदर में कांग्रेस के जितने सदस्य चुने गए थे उन लोगों में भी आपसी मतभेद था कई मुद्दों को लेकर, है ना। सारे सदस्यों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। कुछ लोग समाजवाद के पक्षधर थे, कुछ लोग जमींदार के समर्थक थे, जमींदारी प्रथा वाला का, और कुछ लोग जो है धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के एकदम पक्ष में थे। तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो स्वतंत्रता जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो उस समय भी जो है कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग थे। तो कांग्रेस को एक प्रैक्टिस हो गया था कि सब लोगों को मनाना और जो है कि सबको है ना बुझाना समझाना, तो वो काम उन्होंने संविधान सभा के अंदर में भी करने में सफल हो गए। तो ये था पहली बैठक के बारे में। इसके अलावा जो है 13 दिसंबर 1946, है ना, 13 दिसंबर 1946, और 13 दिसंबर 1946 से पहले आप जो है ना एक डेट और याद रखिएगा जो यहां छूट गया है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा था इसका अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, सर्वसम्मति से।
सारे लोगों की सहमति से, सर्वसम्मति से जो है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हें भारतीय संविधान सभा का जो है ना अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और जो है इसके अंदर में भारत का जो संवैधानिक सलाहकार थे, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति थे बी एन राव, है ना, वी एन राव, यानी वेनेगल नरसिंह राव। इसको जो है भारत का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इनका जो है भारत के संविधान में बी एन राव का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपको लग सकता है कि बी एन राव भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भारतीय संविधान सभा के सलाहकार के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। इन्होंने क्या किया, बी एन राव ने बहुत सारे देशों के संविधानों का, बहुत सारे देशों के कानूनों का गहन अध्ययन किया और बहुत सारी जो आइडिया है उन्होंने संविधान सभा में पास किया, है ना। संविधान सभा के अंदर जो है बहुत सारे आइडिया को इन्होंने दिया, तो इसलिए इसका भी संविधान सभा में जो है एक अतुलनीय योगदान रहा है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर नेहरू जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और यह है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा के अंदर में 13 दिसंबर 1946 को जब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करता है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हुआ कि संविधान का एक तरह से इन्होंने आधार रख दिया, है ना। संविधान का इन्होंने एक तरह से आधार रख दिया। जैसे मकान बनाने की शुरुआत अगर करते हैं आप, अगर एक ईंट रख दिए, उसके ऊपर एक एक ईंट मिलकर के महल बन जाता है, तो इन्होंने समझिए कि पहला ईंट रख दिया, माने इन्होंने आधार रखने का काम किया। ये कि ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया, है ना, अध्यक्ष चुन लिया गया, तो अब जो संविधान काम जो स्टार्ट करेगा, भारत का जो संविधान बनेगा, इसका रूपरेखा कैसा होगा, इसका आधार क्या होगा, ये किस तरह का संविधान होगा, तो वो एक तरह से जो है ना फ्रेमवर्क इन्होंने दिया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था एक तरह से ये फ्रेमवर्क था कि किस तरह का संविधान होगा। मैंने जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसके तहत जो है संविधान का कार्य आगे बढ़ाया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर में बहुत सारे आदर्शों का उल्लेख किया गया था, है ना, उल्लेख किया गया था जो भारत के संविधान का निर्माण का जो है यहां से शुरुआत होता है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये भारत के संविधान का आधार बना और इसके अंदर ही पहली बार भारत संविधान की झलक दिखी कि भारत का संविधान कैसा होगा। मतलब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था भारतीय संविधान की, आप कह सकते हो तो एक ये कच्ची ढांचा था। इसी में वाद विवाद करके, विचार विमर्श करके, है ना, सब लोगों की सलाह लेकर के उसी में सुधार करके उसी आधार पर जो है संविधान को तैयार करना था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि भारत देश जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा, है ना। यानी भारत देश जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा और लोगों को यह आश्वासन दिया कि भारत के अंदर जो है न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। यानी भारत का जो संविधान है यहां पर सभी लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था की जाएगी, सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा और सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। और इन्होंने वचन दिया कि जो भारत देश के अंदर में अल्पसंख्यक है, जो दमित हैं, है ना, दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, उसके लिए भी रक्षात्मक प्रावधान किया जाएगा। यानी अब तक जो उसके साथ में अन्याय हुआ है, जो समाज के अंदर में दबे कुचले हैं, जो स्वर्णों के द्वारा दलितों के साथ में जो अन्याय किया जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए भी रक्षात्मक प्रावधान संविधान के अंदर किया जाएगा। ये सारी बात जो है उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लाए और यही उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान का कार्य की शुरुआत होता है। और उसके बाद जो है फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका यह मानना था कि भारत देश के अंदर में कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा, ये संविधान सभा की बैठकों में
है ना, ये संविधान सभा के बैठकों में और संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके विचार विमर्श से ही ये बातें उभर कर सामने आएगा कि भारत के लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि हम केवल नकल करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि भारत देश का संविधान तैयार करने के लिए तकरीबन 60 देशों के संविधान का अध्ययन हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने किया। इतना मेहनत करके इन लोगों ने इतना खूबसूरत संविधान तैयार किया। इन सभी संविधान निर्माण करने वाले लोगों को, है ना, हमारा नमन है। ठीक है, इतना मेहनत करके इन लोगों ने संविधान को तैयार किया। तो ये जो 60 देशों के संविधान का इन लोगों ने अध्ययन किया, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट थे कि हम लोग केवल नकल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देश का संविधान है उनसे कोई चीज उठा करके यहां पर पूरा थोप दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज जो लिया जाएगा वो जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उस पर विचार विमर्श होगा। और यहां तक आपको बता देते हैं कि संविधान सभा के अंदर में जो विचार विमर्श होता था उसको अखबारों में भी छापा जाता था, ताकि उस पर जो आम जनता है उसकी क्या राय आता है ना, जनता से भी जो है जनता के राय का भी उसमें सम्मान किया जाता था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाए थे, ये उस दिन स्वीकृति नहीं हुआ था, है ना। ये स्वीकृत जो है 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था और फिर यहां से संविधान का निर्माण जो है इसी आधार पर जो है स्टार्ट किया गया। अब भारत देश के संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, भाषा समिति। इस तरह से जो है कई सारे समितियां बनाए गए थे, जिसका और हर समिति को अलग अलग जिम्मेवारी दिया गया था। जैसे यहां पर है संचालन समिति। संचालन जो समिति बना था, यानी संचालन जो कमिटी बना था, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इस संचालन समिति का काम था कि ये जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा का बैठक के लिए जो हॉल है, समझे कि नहीं, यानी कि बैठकों का कार्यक्रम बनाना कि कब कब संविधान सभा का बैठक होगा, इसका कार्यक्रम को तैयार करना इसी संचालन समिति का काम था। इसके अलावा कब बैठक होगा, कौन सी विषय पर जो है संविधान सभा के अंदर में चर्चा होगी और कौन से समिति के रिपोर्ट को सबसे पहले रखा जाएगा, कौन सी समिति की रिपोर्ट को सबसे बाद में रखा जाएगा, ये सारा तय करने की जिम्मेदारी जो है ये संचालन समिति के पास था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो है एक संविधान समिति भी बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस संविधान समिति का काम था कि भारत जो है एक संघीय देश होगा। इसका मतलब राज्य होगा, राज्यों का संघ है, तो राज्य होगा और केंद्र भी होगा, यानी केंद्र में भी केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार। जैसे देखिए, एक तो केंद्र सरकार है ना, जो भारत सरकार है, और एक आप जिस भी राज्य से हैं, अगर बिहार से हैं तो बिहार में सीएम है, यहाँ का सरकार अलग है और जो है केंद्र में अलग है। तो उस तरह से जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, यानी आपके दिमाग में भी आता होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हम लोगों पर राज करती है ना। जैसे हम लोगों की दोहरी पहचान है कि हम लोग बिहारी हैं और ऊपर से जो है हम लोग भारतीय भी है, यानी जो भारत की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका भी हमारे ऊपर शासन है और जो राज्य का गवर्नमेंट है उनका भी है। तो आपके दिमाग में कभी कभी बात आता होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी आपस में झगड़ा हो जाता होगा कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, यह ना, यही झगड़ा नहीं हो, यानी राज्य सरकार की क्या शक्ति होगा, राज्य सरकार को कितनी पावर होगी, केंद्र सरकार को कितनी पावर होगी, इन सब का बंटवारा के लिए और ये मुद्दा को सुलझाने के लिए ही यह संघ संविधान समिति बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इसका काम था केंद्र और राज्य के बीच सत्ता और शक्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाए। तो इन लोगों ने इसका समाधान यह निकाला, 3 सूची बनाया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। माना कुछ ऐसा विषय जो संघ सूची के अंदर रखा गया, इसमें क्लियर लिख दिया गया कि संघ सूची में जो विषय लिखा गया है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश है ना, विदेश नीति हो गया, ये सब संघ सूची के अंदर में है।
तो संघ सूची के अंदर जो विषय लिखा गया, जो मुद्दा लिखा गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। और राज्य सूची में जो है कुछ मुद्दों को रखा गया जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। और समवर्ती सूची में जो विषय रखा गया है ना, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया। इस तरह से जो है ये संघ संविधान समिति ने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बना करके केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की शक्ति का बंटवारा कर दिया, है ना, ये इसका काम था। इसके अलावा जो है प्रांतीय संविधान समिति बनाया गया और जो है सरदार पटेल को जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और इसका काम था कि राज्य जो है उसके अधिकार और व्यवस्था तय करना, कि एक राज्य जो, जैसे देश में कई राज्य होगा और हर राज्य के लिए किस राज्य को क्या क्या अधिकार मिलेगा, है ना, कि वहां मुख्यमंत्री होगा, वहां गवर्नर होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं होगी, तो वो पूरा अधिकार और उसके बाद जो है एक राज्य को कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से उसके लिए व्यवस्था किया जाए, ये तय करने का काम जो है प्रांतीय संविधान समिति का था। तो इन लोग ये काम कर रहे थे। तो बहुत सारे समिति बनाया गया, सारे समिति को अलग अलग काम दिया गया। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट समिति था प्रारूप समिति, है ना, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और ये प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रारूप समिति। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में भी कि प्रारूप समिति का गठन कब और किसने किया था। तो प्रारूप समिति का गठन जो है ना, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा किया गया था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये प्रारूप क्या होता है? अच्छा, एक बात और याद रखना, इस प्रारूप समिति के अंदर में टोटल 7 सदस्य थे, है ना। कितने सदस्य? कुल 7 सदस्य थे। उनमें से अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका गठन प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप का मतलब क्या होता है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, उसको प्रारूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम कहेंगे कि अभी एक चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर पढ़ करके जो है ना, चैप्टर पढ़ करके जो है आप फेर करिए। तो पहली बार जब आप करोगे तो वो एक मतलब पहली बार जब आप उसको लिखोगे तो है ना, उसमें और सुधार करने की आवश्यकता होगा कि नहीं। तो वैसे करके जो है इसके संविधान में जो अलग अलग समितियां ने जो विचार वगैरह प्रस्तुत कर रहा था, तो उसको क्रम से है ना लिखना और उसमें संशोधन करना, उसको फिर लिखित संविधान का रूप देना, ये सारा काम जो है प्रारूप कमेटी का था। जैसे यहाँ पर देखिए कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उसके बीच जो बहस होता था किसी मुद्दों को लेकर के, जो विचार विमर्श होता था, या संविधान जो भी संविधान का निर्माण करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी, इन लोगों ने जो विचार देता था उन सब को मिला करके एक व्यवस्थित और एक लिखित संविधान का प्रारूप तैयार करना, यह प्रारूप समिति का काम था। इसमें जितने भी सदस्य थे, ये बहुत बड़ा काम हो गया कि जितने भी संविधान के अंदर जितनी भी समितियां बनाई गई है, सारे समितियां जो है अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत करता था, और वो उस बातों में है ना, उस सारे बातों को मिला करके एक व्यवस्थित और एक है ना व्यवस्थित संविधान तैयार करना, एक लिखित संविधान तैयार करना, ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी, प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी। ये लोग उस पर विचार करते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किस तरह से चीजों को सजाना है, ये काम उनका था। ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा काम करके प्रारूप तैयार करके और उसी को अपना लिया गया। तो ये प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करते थे। अब प्रस्तुत करने के बाद जो है संविधान सभा के जो सदस्य होते थे, अगर उस पर कोई आपत्ति लगाता था तो फिर उस पर वाद विवाद बहस होती थी, और फिर उसके बाद जो है उसका संशोधन होता था, उसमें सुधार होता था, और सुधार होने के बाद तब जो है उसको फाइनल रूप जो है अंतिम रूप देते थे, है ना, कौन? प्रारूप समिति। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि संविधान बनाने के लिए जितने संविधान समितियां थी, वो लोग पहले अपना काम करके और फिर वो चीजें सौंप देता था किसको? प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति जो है उस पर है ना सारे समितियों के दिए हुए चीजों को मिला करके जो है एक व्यवस्थित और एक लिखित प्रारूप तैयार करता था, फिर उसको वापस संविधान सभा में पेश करते थे, और फिर उस पर अगर कोई है ना बहस या कोई आपत्ति वगैरह होता था तो उसमें संशोधन करके फिर उसको अंतिम रूप दिया जाता था, है ना। तो ये काम था प्रारूप समिति का। इसलिए जितनी समितियां संविधान के निर्माण के लिए बनाया गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी तरह से और भी समितियां बना, जैसे भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए जो है एक भाषा समितियां बनाई गई थी, है ना। तो ये इतना हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं।
इस संविधान को बनाने में बहुत सारे जो है, देखिए इस संविधान को बनाने में कुल 300 सदस्य थे, यानी 299 सदस्य थे। उन 299 सदस्यों में से कुछ सदस्य थे जिनका बहुत अधिक इसमें योगदान रहा, है ना, जिनमें से 6 सदस्य ऐसे थे जिसका बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 6 व्यक्ति हैं जिनका योगदान बहुत माना जाता है। हालांकि सारे सदस्यों का योगदान बहुत है, लेकिन इन लोगों का उससे भी बहुत है, उससे नहीं ज्यादा है ना। तो सर इसमें गांधी जी का नाम नहीं था, मैंने अभी क्लियर किया पीछे कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में से पहला जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर संविधान में क्या योगदान रहा, इसको अगर देखें तो इन्होंने सबसे पहले क्या लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। अभी पढ़े कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, यानी एक तरह से संविधान का इन्होंने आधार रखा था, ठीक है, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे, है ना। ये जो कमिटी था संघ संविधान समिति, जिसका काम ये था कि केंद्र और राज्य के शक्ति का और सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है इसी समिति के पास था, और इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा भारत के जो राष्ट्र ध्वज है उनका भी प्रस्ताव जो है इन्होंने ही पेश किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, पहला बात तो ये कि ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे, और ये सुनिश्चित करते थे कि संविधान सभा के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके, है ना, सारे सदस्यों का। जैसे कि संविधान सभा के अंदर में कोई बोलता था कि छुआछूत समाज से खत्म होगा, कोई कह रहा था कि छुआछूत समाज से खत्म नहीं होगा, तो कोई कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो कुछ लोग कह रहे थे दक्षिण भारत के लोग कि नहीं, हिंदी हम लोग नहीं समझते, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरह से वहां वाद विवाद होता था। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, चूंकि अध्यक्ष थे, तो ये सुनिश्चित करते थे कि संविधान सभा के अंदर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं हर सदस्य को अपनी बात और अपना जो उनका समझ है ना, या अपनी जो राय है उसको कहने का मौका मिले। इसके अलावा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। माना यह हुआ, संचालन समिति का काम था कि संविधान सभा की बैठक कब होगी, किस विषय पर चर्चा होगी, कौन सी समिति का जो रिपोर्ट है उसको पहले प्रस्तुत किया जाएगा, यह सारा काम इस समिति का था, संचालन समिति का। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, बहुत सख्त व्यक्ति है ना, इसको आयरन मैन भी कहा जाता है इंडिया का। और ये जो है ना प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, यानी ये वो समिति है प्रांतीय संविधान समिति जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत देश के अंदर जो राज्य होगा कि राज्य की क्या शक्तियां होगी, उसकी क्या व्यवस्थाएं होगी, है ना, तो उसके बारे में जो है काम इस समिति के पास था, और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा भारत देश के अंदर में ना उस समय बहुत सारे ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में अपना विलय नहीं करना चाहते थे, तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने तकरीबन 572 देशी रियासतों का विलय भारत में करवाया, है ना। कोई किसी को जाके कहा कि आप भारत में मिल जाओ, नहीं हम नहीं मिलेंगे, तो ये कोई किसी को प्रेम से कहते थे, है ना, कहीं पर जो है कि जरूरत पड़ने पर दिए भी, है ना। तो हर तरह से जो है इन्होंने जो देशी रियासत था उसको भारत में मिला करके एक अखंड भारत जो अभी आपको दिखता है, इसके निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अधिकांश जो देशी राज्य था उसको भारत के संग में मिलाने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और आज जो अखंड भारत आपको नजर आता है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो है ना संविधान सभा के अंदर में कुछ ऐसी बातें हो जाती थी, एकदम गर्मा गर्मी का माहौल, तो उस जगह पर एकदम शांति से और बातों को निपटाने में ये जो है ना बिल्कुल माहिर थे, है ना, एकदम, तो उस चीजों का ये निपटारा कर देते। इसके अलावा जो है, अच्छा, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये तीनों कांग्रेस पार्टी से थे, इसलिए इसको त्रिगुट कहा जाता है। आप ध्यान रखना, संविधान सभा के अंदर जो है ना इन तीनों को त्रिगुट कहा जाता था। त्रिगुट यानी त्रिगुट में जो है ना संविधान सभा के अंदर जो त्रिगुट था कांग्रेस का, उसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है
जिसको संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहला तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मैंने अभी बताया कि प्रारूप समिति का काम क्या था कि जो संचालन समिति थे या बाकी समितियां जो बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, वो लोग जो चीजें प्रस्तुत करते थे उनको उन पर फिर से जो है कि उनको जो है एकदम सही रूपरेखा में तैयार करके फिर से संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना, और फिर संविधान सभा के अंदर उस पर अगर कोई किसी ने कोई आपत्ति जताया तो फिर उसमें संशोधन करना और उसको अंतिम रूप देना, ये प्रारूप समिति का काम था। तो उस समिति के ये अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये पूरा प्रयास किए संविधान निर्माण के दरमियान कि भारत देश के जो सभी नागरिक है ना, सबके लिए कानून समान हो। ऐसे नहीं कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उसको भारत के संविधान में, भारत के कानून में जो है बहुत सारी छूट मिल जाए, है ना, ये नहीं। इनका मानना था कि भारत देश के अंदर जो नागरिक है उनको सबको जो है बराबरी का अधिकार मिले। जैसे भारत देश के अंदर में जैसे शिक्षा का अधिकार, तो अगर उच्च वर्ग के जाति के बच्चों के लिए जो नियम होगा वो निम्न वर्ग के जातियों के लिए होगा, यानी विद्यालय जैसे जाएगा तो सब वर्ग के लोगों के लिए वो खुला होगा, माना है ना, जो भी अधिकार मिलेगा सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसके अलावा उस समय भारत के अंदर में ना छुआछूत जैसी कुछ समस्याएं थी, है ना, सामाजिक भेदभाव था, तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और ये सफल भी हुआ। और आर्टिकल 17 के अंदर जो है छुआछूत को समाप्ति की बात भी कही गई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जो एससी है, जो एसटी है, यानी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो है ना ये लोग जो है मेहनत करे और समाज में जो है में बराबरी में आकर के खड़ा हो सके। और इसने ये भी सुनिश्चित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। यानी धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब हुआ कि भारत देश के अंदर में कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं होगा, भारत देश के अंदर में कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं और अपने धर्म का पालन स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इन्होंने यह जोर दिया कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, और हुआ भी। और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और भारत देश के अंदर में समानता, स्वतंत्रता, है ना, ये सब को लाने में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 5 नंबर में ये प्रश्न आता भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में क्या योगदान रहा। पहला तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सभी नागरिकों के लिए कानून समान हो, है ना, ये इन्होंने सुनिश्चित किया। इसके अलावा समाज से छुआछूत को खत्म करने का इन्होंने संविधान के अंदर प्रावधान किया। जो एससी एसटी लोग थे उसके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था किया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश हो, ये भी इन्होंने सुनिश्चित किया। इसके अलावा जो है भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना। और यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के संविधान के निर्माण में इतना बड़ा योगदान रहा है कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, है ना। और डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर अगर नहीं रहते ना, तो भारत का जो संविधान का जो अभिरूप आपको नजर आता है ये नहीं होता, बिल्कुल अलग रहता है, ठीक ना। और 5 नंबर में चूंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप घबराइए नहीं। जब हम ये वीडियो है, इसके अंदर मैं पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हो भी जाएगा। और जो इसके बाद दूसरा पार्ट है ना, उसमें हम जो है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पार्ट जो सब्जेक्टिव वाला आएगा उसके अंदर में हम आंसर लिख देंगे कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। इसके अलावा जो है एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था के.एम. मुंशी, ये गुजरात से थे। और ये जो प्रारूप समिति था इसमें टोटल 7 आदमी थे। तो ये के.एम. मुंशी जो है ना, तो संविधान के प्रारूप पर जो है महत्वपूर्ण सुझाव वगैरह दिए थे। इसके अलावा जो वल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, ये मद्रास से सदस्य थे, और इन्होंने भी जो है प्रारूप पर जो है अपना बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए थे। मतलब ये जो प्रारूप समिति था जिसका है ना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इस प्रारूप पर जो है के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा ये 2 लोग हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान भारतीय संविधान के अंदर में रहा है, निर्माण में रहा है। एक बी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव, है ना, ये जो है भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने जो है बहुत सारे ये प्रशासनिक अधिकारी थे, ये दोनों बी.एन. राव और एम.एन. मुखर्जी, है ना। इनको जो है राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान भी था और कई सारे देशों के पॉलिटिक्स का इन्होंने अध्ययन किया, और पूरा जो अनुभव था इसके पास उन्होंने संविधान सभा के साथ जो है उसको साझा करने का काम किया और संविधान सभा को सलाह देने का काम किया। इसलिए जो है ना ये बी.एन. राव जो है ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन थे, तो याद रखना कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। इसके अलावा एम.एन. मुखर्जी जो है ये मुख्य योजनाकार थे संविधान सभा का, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब जो ये संविधान बनना स्टार्ट हुआ, क्या संविधान के अंदर में जितने भी नियम है, एक मोटी किताब है
क्या सारे नियम कानून आसानी से मान लिए गए या कुछ मुद्दों पर भारी वाद विवाद हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान का निर्माण हो रहा था, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, इस दरमियान जो है ना संविधान के अंदर में जो बहुत कुछ लिए गए उसमें से कुछ चीजें आसानी से मान लिया गया है ना। संविधान सभा में कुछ चीजें ऐसा था जो आम सहमति से हो गया, जैसे कि प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिकों को मताधिकार, प्रत्येक वयस्क भारतीय यानी जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया, वयस्क हो गया, वो सारे भारतीय नागरिक को जो है वोट देने का अधिकार का जब बात उठा तो इसमें जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे सारे लोगों ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताया, हामी भर दिया कि हाँ ठीक है सबको मताधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बाकी के जो और विश्व के देश हैं वहां पर जो है ना जब संविधान बना था तो पहले शिक्षित लोगों को, जो टैक्स भरता था उनको, है ना, धीरे धीरे महिलाओं को तो बाद में वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन भारत देश के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रहा कि इन्होंने जो है ना शुरुआत से ही भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया और भारत देश के एक अमीर और सबसे एक गरीब, है ना, सबके वोट का जो वैल्यू है वो बराबर रखा कि एक गरीब व्यक्ति एक वोट गिराएगा तो उसका एक ही वोट का वैल्यू होगा और एक अमीर व्यक्ति भी एक वोट गिराएगा तो उसका एक ही वोट का वैल्यू होगा, है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा जब धर्मनिरपेक्षता का बात हुआ कि भारत देश का जो है कौन से धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए, तो इसमें भी जो है ना यहां पर चर्चा हुआ कि नहीं भारत एक धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत देश के अंदर में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, तो इसलिए भारत देश का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। इसका मतलब है भारत देश के अंदर में सभी धर्मों के लोग रहेंगे और सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म का जो पालन है वह स्वतंत्रता से करेंगे, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो है ये दो चीजें कि सभी लोगों को, सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को जो है ना, वयस्क भारतीय मतलब हुआ जिसका 18 साल उम्र हो गया है, उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार और धर्मनिरपेक्ष को लेकर के जो है संविधान सभा में आम सहमति से इसको सारे सदस्य ने मान लिया। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हुए जिस पर लंबा वाद विवाद संविधान के अंदर में हुआ, है ना, लंबी बहस हुई। कोई ऐसा मुद्दा था कि 2 साल तक, है ना, 2 साल 2.5 साल तक जो है वो पेंडिंग रहा, उस पर बहस होते रहा, अंत में उस पर निर्णय लिया जाता है ना। तो बहुत सारी जो संविधान सभा के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर बहस होता है ना, और ये जो बहस उसमें जो भी होता था उसको समाचार पत्र में छापा भी जाता था। इसके अलावा जो है ना आम जनता से सुझाव भी लिया जाता था, जिसमें आम जनता यह सुझाव दे रहे थे कि संविधान के अंदर ये प्रावधान कर दीजिए कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। इसके अलावा जो स्वर्णों का दुर्व्यवहार है, यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो छोटे, है ना, दबे कुचले लोग जो है समाज के अंदर, उसके साथ जो अन्याय करते हैं, इस अन्याय को खत्म होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो ये सब जो है आम जनताओं का सुझाव भी था और इन सुझावों का संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसका सम्मान भी किया गया, है ना। इसके अलावा जो है जैसे यहाँ पर पहला देखिए नागरिकों के अधिकार का जब प्रश्न आया तो कुछ सदस्यों ने कहा, संविधान सभा के सदस्यों ने, कि सभी लोग, यानी कि जो समाज के अंदर में अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से है ना, जो समाज में वर्षों से पिछड़े हुए हैं, तो उनके उत्थान के लिए है ना उनको जो है विशेष अधिकार होना चाहिए। अब कुछ सदस्य का कहना था कि नहीं, सब नागरिकों को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, तो इस पर भी एक लंबा बहस हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली पर भी एक लंबा बहस हुआ। यहाँ जो वहां पर जो मुस्लिम थे या जो अल्पसंख्यक थोड़े संख्या में थे, उन लोगों ने वहां पर कुछ सदस्यों ने मांग ये रखा कि हमारा जात का जो निर्वाचन होगा वो अलग होगा। मतलब जैसे एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम चुनाव में खड़ा होगा तो मुस्लिम जो वोटर है वो अपने ही कास्ट को वोट देगा, है ना। तो इस तरह का प्रावधान था। जैसे अभी जो चुनाव होता है, जैसे एमएलए का है, तो प्रतिनिधि खड़ा हुआ, वो कोई भी जाति का हो, है ना, उसको सारे जाति धर्म के लोग उसको वोट करता है। तो इस तरह का प्रावधान जो है ये नहीं, यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब हुआ, ऐसे समझिए कि जो दलित है दलितों को ही वोट करेगा, जो मुस्लिम है वो मुस्लिमों को ही वोट करेगा। इस तरह की भी कुछ सोच जो है वहां पर के पक्षधर कुछ व्यक्ति थे। जैसे इसका पक्ष लिए थे पीके बहादुर ने, ना, पीके बहादुर का कहना था, जो मद्रास से चुनकर आए थे, संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने जो है इस पर एकदम अपना विचार रखा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसका प्रतिनिधित्व भी जो है सरकार के अंदर में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें था। लेकिन सरदार पटेल जो है संविधान सभा में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि राजनीति के लिए ये जहर होगा।
है ना। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दिया जाए कि जो सनातन है, जो हिंदू है, वो केवल हिंदुओं को वोट देगा, जो मुस्लिम है केवल मुस्लिमों को वोट देगा, तो इस तरह से अगर चीजें बढ़ जाएगा तो भारत में जो एकता और अखंडता बरकरार रहेगी वो नहीं रह पाएगा। भारत जो है ना टूट जाएगा, भारत में अशांति फैला हुआ रहेगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो मांग उठाई जा रही है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, ये राजनीति के लिए जहर होगा। अगर आप लोग शांति चाहते हैं देश के अंदर में, है ना, अमन चैन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये पृथक निर्वाचन प्रणाली खत्म करना पड़ेगा, समान निर्वाचन प्रणाली रहने देना पड़ेगा। समान निर्वाचन प्रणाली का मतलब हुआ कि चुनाव में कोई भी खड़ा हुआ और कोई भी वोटर किसी को भी, कोई भी जाति धर्म के लोगों को वोट कर सकता है, जैसा कि अभी है। फिर गोविंद वल्लभ पंत जो एक सदस्य थे, इन्होंने भी विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये आत्मघाती होगा। जिन लोगों ने अभी कह रहा है कि हमारे लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दीजिए, ये उन लोगों के लिए ही नुकसानदेह होगा। और ऐसा नहीं था कि जो मुस्लिम नेता थे, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए सारे मुस्लिम नेता तैयार थे, कुछ मुस्लिम नेता जो है इसके विरोधी थे, है ना। तो इस तरह से जो है बाद में लंबा वाद विवाद हुआ और अंत में जो है कि संविधान सभा ने, है ना, अंत में संविधान सभा ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया और सामान्य निर्वाचन प्रणाली रहने दिया। इसके अलावा जब दलितों का प्रश्न उठा वहां पर, है ना, तो वहां पर आवाज बुलंद किया गया कुछ, है ना, सदस्यों के द्वारा कि दलित लोग जो है समाज के अंदर में वर्षों वर्षों से दबे हैं, कुचले हैं, समाज में उसके साथ अन्याय होता है ना। और जो है कि समाज के अंदर में जो निचली जाति के लोग हैं वो छुआछूत के शिकार है ना। तो इस तरह से, और मंदिरों में जो है छोटे जाति के लोगों को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। ये सारे मुद्दों को वहां उठाया गया, इस पर लंबी बहस हुई, अंत में यह निर्णय लिया गया संविधान सभा के द्वारा कि जो है समाज से छुआछूत समाप्त करने का और जो है कि मंदिर सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाए और निचली जाति के लोग जो समाज में दबे कुचले हैं, सरकारी नौकरी में इसको छूट दिया जाए, है ना, ताकि ये लोग भी जो है ना, ये लोग भी जो है समाज में बराबरी में आकर खड़े हो सके। तो दलितों का प्रश्न उठा, तो इस तरह से जो है दलितों के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी संविधान के अंदर में हुआ। जब महिलाओं के अधिकार का प्रश्न उठा, क्या महिलाओं को पुरुष के बराबरी का अधिकार देना चाहिए, तो इसमें एक महिला सदस्य खड़ी होती है जिसका नाम है हंसा मेहता, बंबई से चुनकर ये आई थी। तो ये जो इन्होंने न्याय की बात करती है, ये कहती है कि महिलाओं को समाज में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय महिलाओं को मिलना चाहिए। और संविधान सभा में सहमति बनती है और संविधान ने जो है महिलाओं के लिए, महिलाओं को पुरुष के बराबरी का दर्जा भी दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न थे जिस पर वाद विवाद हुआ, एक लंबा बहस हुआ। लंबा बहस होने के बाद जो है उस, है ना, विचार विमर्श के बाद जो है ना, उसको जो है कि संविधान में अपनाया गया चीजों को, है ना। जैसे नागरिकों का अधिकार का प्रश्न था, पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रश्न था, दलितों का प्रश्न था, महिलाओं के अधिकारों का था, है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। और पांचवा जो था, जिस पर कि संविधान सभा के अंदर में बहुत ज्यादा बहस हुआ था और सबसे ज्यादा बहस इसी पर हुआ था, राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भारत देश के अंदर में जो है जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उधर तमिल कन्नड़ बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, और बिहार मध्य प्रदेश का जो एरिया है इसके अंदर हिंदी बोला जाता है। वैसे भी अगर देखें तो हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है इंडिया के अंदर में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो जब संविधान सभा के अंदर ये आया कि है ना कि भारत देश का राष्ट्रभाषा क्या होना चाहिए, तो इसमें एक सदस्य थे, R.V. धुलेकर नाम था, संविधान सभा के सदस्य थे। ये खड़े होते और बोलते हैं कि भारत देश के अंदर में चूंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है, तो भारत देश, और बहुत सारे तर्क दिए और इन्होंने कहा कि हिंदी को जो है भारत देश का राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। देखो, एक होता है राष्ट्रभाषा और एक होता है राजकीय भाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ मतलब देश की पहचान, और राजकीय भाषा का मतलब हुआ सरकारी कामकाज की भाषा। तो R.V. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का निर्णय लिया, मतलब देश की पहचान का। और जो है कि इस पर विवाद हो गया। वहां पर बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो खड़े हुए और उनका विरोध किया और ये बोले कि यहां पर सभा में ही उपस्थित ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जिसको हिंदी नहीं आती है, इसको कैसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जा रहा है।
तो आरवी धुलेकर खड़े होकर क्या बोलते पता है, संविधान सभा में जो सदस्य को हिंदी नहीं आता है उसको संविधान सभा से निकल कर चले जाना चाहिए। अब इसमें पूरा हंगामा हो गया संविधान सभा में। तब बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, बीच बचाव करके चीजों को शांत करते। तब इसके लिए जो है एक बड़ा मुद्दा आ गया, क्योंकि अब जो है कुछ लोग तो हिंदी के समर्थक थे और कुछ लोग जो हिंदी के विरोधी थे। अब संविधान सभा के अंदर में जो दक्षिण भारत के लोग थे वो हिंदी भाषा के विरोधी थे, और जो उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र के लोग थे वो हिंदी के समर्थक थे। अब किस तरह से दोनों को शांत किया जाएगा, दोनों पक्ष को संतुष्ट किया जाएगा, इसके लिए संविधान सभा ने एक भाषा समिति बनाया, यानी एक कमेटी बनाया। इसमें कुछ लोगों को रखा गया और इसका काम था कि इस तरह से चीजें इस पर विचार किया जाए कि दोनों तरह के समर्थक, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहते हैं, दोनों को शांत किया जा सके। और भाषा समिति ने इस पर लंबा टाइम काम किया, तकरीबन 3 वर्षों के बाद समझिए लगभग। और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दिया। क्या दिया पता है? इन्होंने कहा, बड़ी एकदम चालाकी से है ना इस मैटर को सॉल्व किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा विवाद को संविधान सभा ने किस तरह से जो है कि समाधान किया उसका। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हिंदी है ना वो राजकीय भाषा होगा। राजकीय भाषा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। राजकीय भाषा का मतलब हुआ कि सरकारी कामकाज की भाषा होगा। तो इन्होंने कहा कि हिंदी जो है ये केवल राजकीय भाषा होगा। राजकीय भाषा का मतलब हुआ कि केवल सरकारी कामकाज की भाषा होगा। यानी कि भाषा समिति का मानना यह था कि राष्ट्रभाषा हिंदी होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे जो है ना चीजें वैसा होगा। ये तो घिली मिली बात हो गई कि हाँ धीरे धीरे होगा। कब होगा? अरे डायरेक्ट पहले इन्होंने घोषणा किया कि पहले 15 वर्ष तक, माना 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1965 तक, 1965 तक जो है भारत के अंदर कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वहां पर संविधान सभा के अंदर बहुत सारे ऐसे सदस्य थे, उनका डायरेक्ट कहना था कि अंग्रेज जा रहा है तो अब हम अंग्रेजी पर क्यों, अपने देश की भाषा को क्यों ना अपनाएं। ठीक है, तो लेकिन ये जो संविधान में भाषा समिति था, इन्होंने ये लाया कि 15 वर्षों तक जो है ना कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग होने दीजिए और रहने दीजिए, और प्रत्येक राज्य जो है अपने कामों के लिए अपना क्षेत्रीय भाषा चुनने का आपको अधिकार होगा। इस तरह का बात बोला। मतलब यहां समझिए कि इनका कहना यह हुआ है ना, इनका कहना यह हुआ भाषा समिति का कि जैसे मान लीजिए कि बंगाल है, ठीक है, बंगाल है, बंगाल में लोग जो है बंगला बोलते हैं। एक तो आप जो है अपना राज्य में कामकाज के लिए बंगला भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, अपना राज्य में कामकाज के लिए बंगला भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये बातें हुई, और दूसरी बात जो हुआ कि अंग्रेजी भी उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, इंग्लिश भी जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इत्यादि के लोग, उधर उस क्षेत्र के दक्षिण भारत के लोग भी उसको समझ पाएंगे। माना हर राज्य में क्या होगा कि कामकाज में अंग्रेजी भाषा भी रहेगा, ठीक है, सहायक राजकीय भाषा के रूप में। और इसके अलावा जो है अपने राज्य का जो भाषा आपका है उसको भी कामकाज में आप लाइए। हाँ, प्रत्येक क्षेत्र में जो है हिंदी के स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में जो है हिंदी को पढ़ाया जाएगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है राष्ट्रभाषा तब अस्तित्व में आएगा जब पूरे भारत के लोग हिंदी सीखेंगे। मतलब है कि संविधान की भाषा समिति ने क्या किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करके राजभाषा घोषित कर दिया कि हिंदी जो है ना अभी ये राजकीय भाषा होगा, मतलब सरकार के कामकाज की केवल भाषा होगा। इस तरह से उन्होंने जो है संविधान की भाषा समितियों ने, है ना, हिंदी के समर्थकों और जो हिंदी के विरोधी थे उन लोगों को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन जो आरवी धुलेकर थे, जो हिंदी के समर्थक थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, वो इस घुले मिले फैसला से वह संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, जब 1965 आया कि अब हिंदी को खत्म किया जाएगा तो उसके जगह पर ये अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, उसके जगह पर हिंदी आएगा, तो दक्षिण भारत के लोग पूरा एकदम आंदोलित हो गए। पूरा
उस तरह से। तो परिस्थितियों को भांपते हुए जो है उस टाइम में ये फिर जो है कि हिंदी अभी तक ये इंग्लिश जो है अभी तक रह ही गया, है ना, इंग्लिश जो है वो राष्ट्रीय भाषा रह गया, और जो लोगों का राज का अपना भाषा है वो भाषा चलता है और इंग्लिश चलता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय भाषा का विवाद था इनको सुलझाने का प्रयास किया। नहीं समझ में आया? यानी कि आरवी धुलेकर जो है वो हिंदी के समर्थक थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, लेकिन दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं समझते थे। उनका कहना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना है। अब चूंकि अब एक हिंदी का समर्थक हो गया, एक विरोधी हो गया, अब दोनों को मनाना है। तो इसके लिए संविधान सभा ने एक भाषा समिति का गठन किया। उसमें कुछ लोग थे, उसका काम था कि हिंदी के समर्थक और हिंदी के विरोधी दो ऐसा कुछ बनाओ ताकि दोनों को संतुष्ट किया जा सके। तो जो भाषा समिति था उन पर बहुत काम किया, इस मुद्दों पर काम करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि जो हिंदी है ना वो राजकीय भाषा होगा और इंग्लिश जो है सहायक राजकीय भाषा होगा, और 15 वर्षों तक इंग्लिश चलेगा, और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जो है हिंदी की पढ़ाई होगी। जब हिंदी लोग समझने लगेंगे तब फिर जो है इंग्लिश को हटा करके उसके जगह पर हिंदी कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है कि इस भाषा के विवाद को सुलझाया गया था। इसके अलावा एक और मुद्दा था जिस पर संविधान के अंदर में संविधान सभा के अंदर बहस चला था कि केंद्र और राज्य के संबंध किस तरह के होंगे, यानी केंद्र सरकार को क्या अधिकार होगा, राज्य सरकार को क्या अधिकार होगा। तो इसके लिए एकदम 3 सूची तैयार किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर में जैसे रक्षा यानी देश की रक्षा, ट्रेन यानी रेल, विदेश नीति, ये सब संघ सूची का विषय था। जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें 97 विषय था, अभी तकरीबन इसमें 100 विषय है, और इन 100 विषय पर कानून बना केवल कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। यानी कि संघ सूची में जितने विषय हैं, है ना, अभी वर्तमान समय में 100 विषय है तकरीबन, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो कोई झगड़ा नहीं है कि इस संघ सूची में 100 विषय है, जो विषय है जैसे रक्षा है, रेल है, विदेश नीति है ना, विदेशी व्यापार है, तो इन सब पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। और जो राज्य सूची है इसमें जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गया, है ना, ये सब जो है राज्य सूची का विषय है। जिस समय ये बना था 66 विषय इसके अंदर में था, अभी फिलहाल इसके अंदर 61 विषय बचा हुआ है। तो राज्य सूची में जो 61 विषय है, इस सारा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा एक ऐसा सूची भी तैयार किया गया कि जो देश और राज्य दोनों के महत्व का चीज है, ठीक है, यानी कि उसको जो है ना समवर्ती सूची के अंदर रखा गया। जैसे बिजली, शिक्षा, विवाह कानून, जनसंख्या, ये सब ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। दोनों का मतलब है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार, दोनों जो है इस विषय पर कानून बना सकता है। जिस समय संविधान तैयार हुआ था उस समय इसमें टोटल 47 विषय था, अभी वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 42 विषय है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो है ये यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? 3 सूची बना करके, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची में जितना विषय है कानून बनने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और समवर्ती सूची में जितना भी विषय है उस पर कानून बनने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है ना। संघ सूची में उस समय कितना विषय था? 97। अभी कितना है? तकरीबन 100। उस समय राज्य सूची में कितना विषय था? 66। वर्तमान समय में कितना है? 61। समवर्ती सूची में जब संविधान तैयार हुआ था उस समय 47 विषय था, अभी कितने विषय हैं? टोटल 52 विषय है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ये वाला कि शिक्षा किस सब सूची में आता है, तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में आता है। तो इस तरह से लंबे वाद विवाद, है ना, बहुत सारे देशों का संविधान अध्ययन करते हुए जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अंदर जो है भारत का संविधान बनकर के तैयार होता है। इस बीच टोटल 11 अधिवेशन होता है और 165 बैठक होता है, यानी एक अधिवेशन में कई दिन तक बैठक होता था। तो इसलिए कुल बैठक जो है 165 है और 11 अधिवेशन हुआ और संविधान बनकर तैयार हुआ। जिस समय संविधान बना था उस समय टोटल 395 अनुच्छेद था, अभी संविधान के अंदर में ना 470 प्लस है, और ये घटते बढ़ते रहता है। संविधान संशोधन होता है तो कुछ चीजें जुटता है, कुछ घटता है ना। और जिस समय संविधान बना था उसमें 22 भाग था, ठीक है। अभी जो है ना कोई की किताब में 25 भाग लिखा हुआ है। और जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर के तैयार हुआ। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस दिन संविधान के कुछ ही हिस्से को लागू किया गया
पूरा संविधान लागू नहीं किया गया। नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, यानी 2 महीना जो है संविधान को लेट करके यानी रख करके तब पूर्ण रूप से संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इस दिन संविधान के कुछ हिस्सों को लागू किया गया था। इसलिए आपसे अगर पूछे कि संविधान दिवस यानी विधि दिवस, कानून दिवस कब बनाया जाता है, तो आंसर होगा कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्यों? 2 महीना क्यों रोका गया? इसमें कुछ ऐतिहासिक कारण है। दरअसल बात क्या है कि 1930 से ही जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, वो लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन अंग्रेज जो है ना शातिर निकला, वो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र किए। तो अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगे, 26 जनवरी तो अब क्या होगा? तो जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो संविधान सभा के सदस्यों ने विचार किया कि जो लोग है ना उस डेट को कहीं भूल ना जाए, है ना, 26 जनवरी वाले दिन को। तो इसीलिए जो है कि 26 जनवरी को ना स्वतंत्रता दिवस तो कम से कम गणतंत्र दिवस के माध्यम से उस दिन को याद रखा जाए। तो इसीलिए 26 जनवरी इसलिए जो है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ठीक है। और जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत क्या हुआ? गणतांत्रिक बना। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत गणतांत्रिक देश कब बना? तो भारत गणतांत्रिक देश बना 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ। और संविधान जो सभा थी ना, इसका अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यह भी ध्यान रखना है। इस दिन इसका अंतिम बैठक हुआ था और इस दिन जो है ना सबसे पहला निर्णय यह लिया गया कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, है ना। 2 महत्वपूर्ण निर्णय था, एक तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने और उसके बाद जो भारत देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये भारत देश का राष्ट्रगान बना, इसको अपनाया गया। और भारत देश का जो राष्ट्रगीत है ना, इसको भी जो है इसी दिन अपनाया गया था। और संविधान पर जो हस्ताक्षर लास्ट में कितने सदस्यों ने किया? ये जो संविधान पूरा बन करके तैयार हुआ, जैसे शादी ब्याह होता है कि नहीं, आप जितने लोगों को इनवाइट करेंगे सब लोग आएगा, कुछ लोग खुशी से लौट जाता है और कुछ लोग जो है ना नाराज होकर के आपका 1000 खामियां निकाल करके वो चला जाता है। उसी प्रकार संविधान सभा के अंदर में जो है सदस्य 299 थे, लेकिन 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया संविधान के अंदर पर, और लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो एकदम से है कि हाँ हम नहीं, बस नहीं, ठीक है, उसका कोई मनोकामना पूरा नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने नहीं किया। तो संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने। पहला सदस्य जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे वो नेहरू जी थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम जो व्यक्ति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा संविधान बनाने में कुल खर्चा कितना आया था? तो लगभग 64 लाख रुपया आया था, मतलब 63,96,729 रुपया जो है संविधान को बनाने में खर्चा आया था। और संविधान की जो मूल प्रति है वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में है, और इसको सुरक्षित रखा गया है। कौन से गैस में इसको रखा गया? तो याद रखिएगा हीलियम गैस के अंदर इसको रखा गया है। और भारत देश का संविधान कितने देशों के संविधान का अध्ययन करके बनाया गया? तो तकरीबन जो है ना 60 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया। और भारत देश के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें गांधी जी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। और जो है भारत देश का जो राष्ट्र ध्वज है, जो तिरंगा है, इसको कब अपनाया गया? तो ये 24 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। और जो है ना संविधान में जो चीजें लिख दिया गया है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। संविधान में परिस्थितियों के हिसाब से जो है आप उसमें चीजों को है ना संशोधन कर सकते हैं, ना, कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, कुछ चीजें हटा सकते हैं। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी जटिल है ना। तो हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास होगा तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है। अभी फिलहाल इतना जानिए कि संविधान के अंदर में बस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कोई चीजें जोड़ सकता है और कुछ नियमों को हटा भी सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन बोलते हैं। इसके अलावा जो है ना संविधान की प्रस्तावना क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना जो आप विद्यालय में प्रार्थना के बाद बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को है ना एक संपन्न प्रभु संपन्न, कुछ इसी तरह से है ना, तो वो जो है संविधान की प्रस्तावना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका क्लास 12th का 15वां चैप्टर था ये कंप्लीट खत्म हुआ, है ना। बस एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। और आप लोग जो है ना 1-2 बार इसको ठीक से सुन लीजिएगा, है ना। सिर्फ आप जो है ना मतलब एक कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिए, मतलब आप कंसेप्ट बना लीजिए। इसके अलावा जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव
इसके बाद वाला जो सेकंड वीडियो होगा उसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम जो है आपका करा देंगे, और जो इसके थर्ड वाला जो वीडियो होगा उसमें फिर जो है जो प्रश्न 2 नंबर वाला है, जो 5 नंबर वाला है, उस पर हम बात करेंगे और एक स्टैंडर्ड आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ।